नमस्कार प्रिय दर्शकों, नाड़ी ज्योतिष पर आज से पूर्व हमारी कोई ऐसी विशेष चर्चा नहीं हुई है। फलतः आज नाड़ी ज्योतिष से संबंधित एक बड़ा ही अद्भुत विषय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कुछ समय पहले एक युवती की कुंडली मेरे सामने आई थी। मैं देख रहा था उनके दांपत्य जीवन में भीषण कलह, यहां तक कि विच्छेद की नौबत आ गई थी। जन्म कुंडली में मैंने देखा शुक्र पीड़ित थे, लेकिन ऐसे नहीं कि दांपत्य जीवन में विच्छेद की ही बात आ जाए। कोई विशेष स्पष्ट दोष नहीं दिखाई पड़ रहा था। यानी पाराशरी दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था। फिर मैंने नाड़ी ज्योतिष का एक सूत्र था, उसको लागू करके देखा। उस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठे थे और शनिदेव धनु में। अब पराशरी के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि थी, लेकिन शनिदेव के पास 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो देव गुरु बृहस्पति के ऊपर शनिदेव की कोई दृष्टि नहीं थी। अब जरा गौर से समझिए कि गुरु स्त्री की कुंडली में पति के कारक होते हैं, उन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जाहिर सी बात है दांपत्य जीवन में परेशानी हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि शुक्र को मैंने पीड़ित देखा, लेकिन शुक्र के अकेले पीड़ित होने से हम यह फलादेश नहीं कर सकते कि नहीं दांपत्य विच्छेद तक चला जाएगा। परंतु नाड़ी ज्योतिष इसे अलग तरीके से देखता है और यह बात नाड़ी ज्योतिष की वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से लागू हो रही थी। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, दक्षिण भारत की ताड़पत्रीय परंपरा में सदियों से जो सुरक्षित है ये नाड़ी ज्योतिष, उसमें त्रिकोण दृष्टि का एक चर्चा है। वहां पर 12 राशियां 4 तत्वों में बटी हुई हैं, जो कि हमारे यहां भी हैं। 12 राशियां 4 तत्वों में हमारे यहां भी बटी हुई हैं, वहां भी बटी हुई हैं, लेकिन वहां थोड़ा सिद्धांत अलग है और उसी सिद्धांत को मैं आपको बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोल करके बैठिए, क्योंकि मैं यहां बोर्ड पर आपको यह नहीं बता रहा हूं तो जो ज्योतिष के बहुत जानकार हैं उनको तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कम जानकार हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप एक बार जरा अपना चार्ट, अपनी कुंडली को खोल लीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो तत्व है, ये अग्नि में देखा जाए तो मेष, सिंह और धनु, ये तीनों जो राशियां हैं अग्नि तत्व में आती हैं। भूमि तत्व में वृषभ, कन्या और मकर हैं। वायु में मिथुन, तुला और कुंभ है और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन है। ये हमारे वैदिक ज्योतिष में है, पराशरी ज्योतिष में भी है। अब जरा गणित समझिए। मेष से सिंह पंचम है और मेष से धनु नवम है, वृषभ से कन्या पंचम, यानी वही त्रिकोण। ये ज्यादा समझने वाला विषय ही नहीं है कि मेष की कुंडली होगी तो त्रिकोण में यानी लग्न पंचम नवम में अग्नि तत्व होगा, वृषभ है तो पंचम नवम इसमें भूमि तत्व होगा। अगर लग्न में मिथुन है तो यहां पर पंचम नवम में वायु होगा। आप समझ गए कि यानी ये त्रिकोण की जो स्थिति है वो एक ही तत्व की आएगी, 1, 5 और 9। अब ये गणित स्वयं सिद्ध है, कोई ऐसा अपवाद वाला विषय नहीं है। नाड़ी ज्योतिष का मूल सूत्र कहता है कि जो ग्रह एक ही तत्व की राशि में बैठे हैं, जो ग्रह एक ही तत्व की राशि में बैठे हैं, वो पूर्ण युति में माने जाएंगे। समझ गए? नाड़ी ज्योतिष कहता है कि जो ग्रह एक तत्व की राशि में बैठे हैं, वो दृष्टि डाल रहे हो न डाल रहे हो, साथ आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हो न दिखाई पड़ रहे हो, एक ही तत्व की राशि में है, फलतः हम उनको युति में मानेंगे और 100% उसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक जैसा कि मैंने उस कुंडली में देखा। ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष कहता है कि ऐसा ग्रह एक ही भाव में आप मान सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर के बैठा है। अब जाहिर सी बात है पराशरी ज्योतिष में इसमें साफ साफ अंतर है। पराशरीय दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर न युति है न ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में इसको युति माना जाएगा।
अब जरा गौर करिए, तो मैंने जो अभी कुंडली की बात करी वहां गुरु की दृष्टि शनि पर थी, पर शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं थी, लेकिन ये त्रिकोण संबंध होने के कारण, क्योंकि अग्नि तत्व में दोनों बैठे थे, फलतः ये दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हुए माने जाएंगे। यही वो बिंदु था जहां फलादेश में भारी अंतर आ गया। अब उस शुक्र को जरा समझिए। मैंने आपको वैदिक ज्योतिष से बताया है, भाव, भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित हों तब प्रबल घटना घटित होती है। अब मान लीजिए कि उस कुंडली में शुक्र थोड़े भी पीड़ित हैं, अब यहां गुरु पीड़ित हो गए जो पति के कारक हैं, तो यह दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति को बढ़ा देगा, काफी आगे ले जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि यहां अग्नि तत्व, प्रिय दर्शकों, अब इसी तरह से आप ले लीजिए कि गुरु संतान धर्म के कारक हैं और शनि कठोरता और अनुशासन के। तो आप किसी कुंडली में देख रहे हैं कि गुरु का सीधा संबंध, गुरु पर सीधा शनि की दृष्टि इत्यादि नहीं है, लेकिन ऐसे तत्व की स्थिति में है, तो भी ये संतान के लिए बाधक होंगे, संतान के लिए बाधक होंगे। ये पराशरी फलादेश से बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप इस तत्व के हिसाब से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में हो, सूर्य सिंह राशि में हो और मंगल मेष राशि में हो। अब पराशरी ज्योतिष में दोनों एक दूसरे पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल के पास चौथी, आठवीं, सातवीं दृष्टि है, लेकिन वो सीधी दृष्टि नहीं डाल सकते, और सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है। परंतु नाड़ी ज्योतिष का कथन है कि नहीं, ये दोनों एक तत्व में बैठे हुए हैं, फलतः ये युति वाला प्रभाव माना जाएगा। ऐसे जातक के अंदर अद्भुत साहस होगा, नेतृत्व क्षमता होगी, हाँ क्रोध अपार होगा, रक्तचाप की समस्या होगी, पित्त प्रकृति उसकी प्रबल होगी। वैसे ही चंद्रमा उदाहरण से समझिए कर्क में बैठे हैं और शुक्र मीन में, दोनों जल तत्व की राशि में होने के चलते दृष्टि नहीं डाल सकते, पर पूर्ण युति में माने जाएंगे। चंद्रमा मन, शुक्र प्रेम, जल तत्व में दोनों, तो जातक अत्यंत भावुक, कलात्मक, प्रेम में इतना गहरा कि व्यवहारिकता भी कई बार उसकी छूट जाएगी। अब वैसे ही शनि मान लीजिए मकर में है और बुध कन्या में है, शनि मकर में और बुध कन्या में, पृथ्वी तत्व पूर्ण युति मानी जाएगी। जातक यंत्रवत, गणना में तेज, परंतु भाव शून्य, भावना शून्य। बुध मिथुन में और राहु कुंभ में, बुध मिथुन में और राहु कुंभ में वायु तत्व का संबंध बना, यह पूर्ण युति मानी जाएगी। और विश्लेषण बिल्कुल वही आएगा, शून्य विचारों की आंधी, भ्रम की स्थिति। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी कुंडली उठाइए और इसको जरा देखिए, इसको तत्व के रूप में जरा अलग अलग छांटिए। संभव है कि आपकी कुंडली में ऐसा तत्व वाला संबंध बैठ ही न रहा हो, लेकिन जिनकी कुंडली में तत्व वाला संबंध बन रहा है उन्हें यह समझना चाहिए कि तत्वतः जब यह स्थिति उत्पन्न होगी तो यह अपने आप में बड़ा प्रभावशाली स्थिति है, और नाड़ी ज्योतिष का यह सिद्धांत लागू होता है। आप जब इसे लागू करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जरा समझिए, जो तत्व रिक्त है, यानी कि कुंडली में सारे के सारे ग्रहों, भाव में तो ग्रह हो नहीं सकते हैं, तो जो तत्व रिक्त है, जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, वो तत्व आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अग्नि रिक्त है, मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष, सिंह और धनु, ये वाला भी विषय मैं बताया हुआ हूं। ऐसे तो जाहिर सी बात है 7,000 के करीब अब वीडियो मेरे पहुंच रहे हैं, मैंने इतने सारे सिद्धांत बताए हैं कि जो नाड़ी ज्योतिष में थोड़ा अलग करके है, उसको मैंने पराशरी जो वैदिक सिद्धांत है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसमें कोई ऐसा विशेष सिद्धांत आपके लिए मैंने छोड़ा होगा। आप, अब मुझे खुद भी ढूंढना मेरे लिए मुश्किल होगा, ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है कि जन्म कुंडली में मेष, सिंह और धनु ये राशि खाली है तो जातक के अंदर साहस और निर्णय क्षमता की कमी होगी। तो असल में ये नाड़ी ज्योतिष से ही प्रभावित है। जल रिक्त है, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, तो जातक भाव शून्य होगा, सहानुभूति की कमी होगी, कम कोमलता उसके अंदर कम होगी। पृथ्वी रिक्त है, यानी भूमि तत्व वृषभ, मकर और कन्या वाली राशि, तो जातक की जो स्थिरता है वो कमजोर होगी, व्यवहारिकता में उसके संघर्ष होगा। वायु तत्व जिसको बौद्धिकता, विश्लेषण माना गया है, संवाद माना गया है, अगर ये रिक्त है तो आपके अंदर ये कमजोरी होगी। कुल मिलाकर के देखें तो ये सिद्धांत कई सारे तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन जरा इसको एक बार आप अपनी कुंडली पर लागू करके देखिए कि आपकी कुंडली में ये जो त्रिकोण बन रहा है, इन त्रिकोणों में कोई ग्रह है, भले दृष्टि न हो, लेकिन वो युति संबंध में माने जाएंगे, उनका पूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा। उदाहरण से और समझिए, जब जन्म कुंडली में, मान लीजिए कुंडली में शुक्र वृषभ में है, शुक्र जो है वो वृषभ में, अब थोड़ा सा मैं गोचर की बात आपको समझाता हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा जरूर एक बार, कि शुक्र मान लीजिए वृषभ में है, तो वृषभ उनकी स्वयं की राशि हो गई। अब गोचर में शनि कन्या में आएंगे, शनि मान लीजिए कन्या में आए, तो ये दोनों पृथ्वी तत्व हुआ।
अब यहां तो न जन्मांक में आपकी युति है, न यहां नवमांश यहां पर गोचर में, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इसे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से इसे भी पूर्ण युति प्रभाव माना जाएगा। फलतः शुक्र भोग है, सुख है, पत्नी शनि संयम और कठोरता। इस गोचर में वैवाहिक जीवन में गंभीर ठहराव आएगा, संबंधों में निसंदेह सूखापन बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। यह बात 7.5 से भिन्न है, क्योंकि यह चंद्रमा पर नहीं, सीधे शुक्र के कारकत्व पर प्रहार है। इसी प्रकार जन्म में यानी जन्मांक चक्र में मंगल मेष में हो और गोचर में शनि सिंह में आ गए हैं। जन्म कुंडली में आपके मंगल मान लीजिए मेष में है और शनि इस समय सिंह में आ गए हैं, तो ये दोनों अग्नि तत्व का संबंध हुआ। और अग्नि तत्व के संबंध को आप क्या जानते हैं? विस्फोटक योग। तो इस समय गोचर में अगर किसी जब होगा तब यह विस्फोटक माना जाएगा। साहस है, कर्म कर रहा है, लेकिन रुकावटें आएंगी, विलंब आएगा। ऐसे गोचर में जातक को लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूं परंतु पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है, हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगर गौर करिए तो पराशरी गोचर में शनि मंगल का संबंध जब सीधा दिखेगा तभी फलादेश करा जाएगा। जैसे आजकल मैं कर रहा था, मैंने किया था बीते दिनों में मंगल महादशा इत्यादि के लिए। और यहां पर अगर एक चीज गौर करिए तो ये विस्फोटक योग की भी मैंने चर्चा की थी, ये पराशरी ज्योतिष हुआ। लेकिन नाड़ी ज्योतिष केवल रास तत्व संबंध में आने पर भी उसको युति में मानता है। तो कुल मिलाकर के अगर इस विषय को आप भली भांति समझ लें, जो पराशरी से अलग तो है, वैदिक ज्योतिष से अलग तो है, लेकिन जातक के जीवन पर इसका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अभी अपनी कुंडली को उठाइए और छांट के निकालिए कि किस किस तत्व में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और कमेंट में अवश्य बताइए। अगर मेरे पुराने दर्शक हैं, और कल का एक वीडियो और भी देखिएगा, मैं नाड़ी ज्योतिष से संबंधित आपको बताने वाला हूं। और अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो फिर ये मुझे जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि क्या इस विषय को किसी अलग तरीके से मैंने आपको नहीं समझाया। निसंदेह मैंने नाड़ी ज्योतिष को ही लेकर के बिल्कुल सीधा नहीं समझाया है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के आधार पर मैंने बताया। आपने ध्यान दिया है या नहीं मैं नहीं जानता, अगर दिया है तो मैंने कहा था एक बार कि चार्ट में अलग अलग सब लिखिए सभी राशियों को, और लिख करके देखिए कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं। ये तत्व का खेल मैंने समझाया था, परंतु अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आज नाड़ी ज्योतिष का ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट करिए और किसी भी कुंडली पर इसको लागू करके अवश्य देखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और कल का भी विषय नाड़ी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, देखना मत भूलिएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।